भाग दो। मित्रों, कथा यानी स्टोरी बहुत ही मनोरंजक और रोचक है। गौर से सुनेंगे तो आपको इसका बहुत मज़ा आएगा, इसका लाभ ले पाएंगे। चलिए देर न करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। उधर राजकुमार रूपसेना के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। उसे यहाँ आए हुए 1 सप्ताह हो गया था। राजकुमारी उससे अत्यंत प्रेम पूर्वक बात करती थी। उसे धीमे धीमे इंद्रजीत से प्रेम होने लगा था। इंद्रजीत भी राजकुमारी के सौंदर्य जाल में बंधा उसकी ओर आकर्षित होने लगा था। राजकुमारी सुंदर होने के साथ साथ सरल, भोली व मृदुभाषी थी, किंतु राजकुमारी के मन में समर्पण का भाव न था। उसका प्रेम आकर्षण के कारण हुआ था। एक की जांग 2 व्यक्ति होने से राजकुमारी खाना अधिक मंगवाने लगी। दासियों को संदेह होने लगा कि कोई और व्यक्ति भी राजकुमारी के साथ भीतर है, किंतु बिना कोई प्रमाण के उन्होंने महाराज को कहना उचित नहीं समझा। उन्होंने निश्चय किया कि एक रात गुपचुप भीतर की हलचल सुनी जाए। रात होने पर वे दीवार के पास सटकर खड़े हो गए। उधर इंद्रजीत और रूपसेना इस बात से अनजान थे। रूपसेना उस समय इंद्रजीत से बात कर रही थी। मेरा बस चले तो तुम्हें सदा यहीं रोके रखूं। अच्छा, फिर मैं अपने राज्य कैसे जाऊंगा? मत जाना, यह अच्छी बात रही। राजकुमारी हंस पड़ी। तुम मेरे साथ मेरे राज्य चलो। राजकुमार बोला, नहीं, मैं नहीं चलूंगी। तो मुझे तो जाने दो। इंद्रजीत मंद मंद मुस्कुरा रहा था। ज्यादा बकवास की ना तो तोता बना दूंगी। राजकुमारी ने हंसी हंसी में धमकी दी। बना देना, फिर मत कहना। राजकुमार हंसने लगा। दासियों के लिए इतना ही पर्याप्त था। उन्होंने सारी बात महाराज को बताई। महाराज ने तुरंत राजकुमार को बंदी बनाने का निश्चय कर लिया। अगली रात दोनों प्रतिदिन की तरह बातें कर रहे थे। इतने में कुछ सैनिकों ने द्वार पर थाप दी। राजकुमारी, अपना कक्ष खोलिए। राजकुमारी इन दिनों सावधानी हेतु कक्ष भीतर से ही बंद करके रखती थी। राजकुमारी बोली, राजकुमारी, हमें महाराज का आदेश है कि जो व्यक्ति आपके साथ है उसे बंदी बनाकर उनके सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। रूपसेना घबरा गई, लेकिन इंद्रजीत ने धैर्य रखा। तुम द्वार खोलो, इतने में मैं दीवार फांद कर यहां से भाग जाता हूं। इससे पहले राजकुमारी कुछ बोल पाती, इंद्रजीत ने दीवार फांद ली, किंतु दीवार फांदने में उसका एक पैर चोटिल हो गया, किंतु वह किसी प्रकार भागने में सफल हुआ। उधर सैनिक राजकुमारी के कक्ष में घुस आए। आपको हमारे साथ आने का आदेश है राजकुमारी। रूपसेना डर गई, किंतु उसके पास सैनिकों के साथ चलने के सिवा कोई उपाय नहीं था। वह उनके साथ चल पड़ी। इंद्रजीत के पैर से रक्त बह रहा था, परंतु उसको अभी अपनी जान बचानी थी। वह गलियों में घुस गया था। अधिकांश घरों में दीपक नहीं जल रहे थे। सारा नगर निद्रा की चादर में लिपटा हुआ था। तभी उसे एक घर दिखा। उसमें दीपक जल रहा था और एक व्यक्ति बाहर बैठा हुआ था। पास आने पर एक चाक दिखा। इंद्रजीत समझ गया कि यह घर एक कुम्हार का होगा। वह व्यक्ति भी वृद्ध लगता था। बाबा, उसने पुकारा। कहो भैया, मैं एक यात्री हूं। एक रात के लिए आपके घर में स्थान दे सकते हैं? कहां से आए हो? उसने एक सरसरी दृष्टि में उसे देखा और सुस्ताते हुए बोला, मैं मालवा से आया हूं, व्यापारी हूं। मेरे साथ भीतर आओ, कुम्हार ने कहा। राजकुमार उसके पीछे पीछे चला। मेरे घर में 3 कक्ष हैं और तीनों के अलग अलग दरवाजे हैं, इसलिए अगर तुम्हें सोना है तो किसी कक्ष में ही सोना पड़ेगा। पहले कक्ष में मैं और मेरी पत्नी सोएंगे, तो इसी कक्ष में ही सोना पड़ेगा।
पहले कक्ष में मैं और मेरी पत्नी सोएंगे, दूसरे कक्ष में मेरी बेटी दामाद हैं और तीसरे कक्ष में मेरी कुंवारी बेटी है। अगर तुम रुकना चाहो तो तुम्हें मेरी बेटी से विवाह करना होगा। इंद्रजीत चकित रह गया। यह कैसा बाप है जो किसी अनजान को अपनी बेटी दे रहा है, बिना यह जाने कि वह कौन है, क्या करता है। क्या इसकी बेटी इतनी कुरूप है, या उसमें कोई ऐसा दोष है जिसके कारण वह उससे छुटकारा पाना चाहता है। तभी कुम्हार की पुत्री दूध लेकर बाहर आई। इंद्रजीत ने उसे देखा। वह रूप सेना अथवा मायाश्री जितनी सुंदर तो नहीं थी, लेकिन तब भी उसका रूप लावण्यपूर्ण था। देखने में वह काफी सुंदर थी। फिर कुम्हार ऐसा क्यों कर रहा है? पिताजी, आपका दूध। कहो युवक, कुम्हार ने उससे पूछा। मुझे मुझे स्वीकार है, इंद्रजीत बोला। बेटी। हाँ पिताजी, यह नवयुवक आज से तुम्हारा पति है। मैंने तुम्हें इसे प्रदान किया है। आज से तुम इसकी विवाहिता हुई। इतना कहकर कुम्हार ने वहीं अग्नि जलाई और दोनों के फेरे करवा दिए। इंद्रजीत को आश्चर्य हो रहा था कि इस लड़की ने भी एक बार भी नहीं पूछा कि उसका पिता उसे किसी अनजान व्यक्ति को क्यों दे रहा है। अब जाओ युवक, या तुम्हें अपने कक्ष में ले जाएगी। पल्लविता, इनकी चोट की मरहम पट्टी कर देना। जो आज्ञा पिताजी। पल्लविता उसे भीतर लेकर चली गई। कुम्हार अपने कक्ष में गया। उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। यह वही था क्या? हाँ, यह वही था जिसके बारे में बाबा ने बताया था। तुम्हें पक्का कैसे मालूम? सारे लक्षण दिख रहे थे। उसके माथे पर दुर्लभ तेज भी था। चलो अच्छा है, बाबा की बात सही हुई। पल्लविता इंद्रजीत के घाव को पहुंचकर उसकी मरहम पट्टी कर रही थी। इंद्रजीत एक टक होकर उसे निहारे जा रहा था। सुनिए, उसने अचानक कहा। हाँ, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? इंद्रजीत हंसने लगा। यह तो तुम्हें विवाह से पहले पूछना चाहिए था ना। पल्लविता लज्जा से झेप गई। वह कोई बात नहीं, मेरा नाम इंद्रजीत है। उसने सिर हिलाया, मानो समझ गई हो। तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई नरभक्षी थोड़े ही हूं जो तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाऊंगा। अब तक उसने इंद्रजीत की मरहम पट्टी कर दी थी। चलो इधर बैठो। वह बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गई। पहले मुझे यह बताओ कि तुमने बिना कुछ जाने मुझसे विवाह कैसे कर लिया? पिताजी ने कहा था, इसलिए। तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें किसी से भी ब्याह देते, तुम कुछ नहीं कहती। उन्हें बाबा जी ने कुछ बताया था, उसी अनुसार वे वर खोज रहे थे। मुझे लगता है उन्होंने आप में ही वे सारे गुण देख लिए होंगे। कौन से बाबा जी? पल्लविता। बड़े तपस्वी हैं, हम पर बड़ी कृपा है उनकी। इंद्रजीत समझ गया कि इस भोली लड़की से इससे अधिक पूछने का कोई लाभ नहीं। 16 साल की होगी वह मुश्किल से। उसे क्या बताया होगा उसके पिता ने, किंतु उसके मन में सब कुछ जानने की अधीरता हो रही थी। अब आप सो जाइए, थके होंगे। ठीक है, इंद्रजीत ने उत्तर दिया। वह पलंग पर लेट गया। आपके पैर दबा दूं? उसकी कोई जरूरत नहीं, इंद्रजीत ने प्यार से उत्तर दिया। पल्लविता उसके पास लेटी। शुरू शुरू में तो वह थोड़ी असहज हुई, किंतु शीघ्र ही उसका संकोच समाप्त हो गया। शायद वह दिन भर की थकी हुई थी, इसलिए उसे कुछ समय बाद ही नींद आ गई। लेकिन इंद्रजीत तो अपने ही विचारों में खोया हुआ था। क्या सैनिक उसको खोज रहे होंगे? कहीं उन्होंने उसको पकड़ लिया तो? रूपसेना का क्या हुआ? और वह बाबा कौन है जिन्होंने कुम्हार को उसके बारे में बताया था?
शांतिवर्धन क्रोधित दृष्टि से अपनी पुत्री को देख रहे थे। रूपसेना सिर झुकाए उनके सामने खड़ी हुई थी। तेरा यह साहस कि एक पुरुष का संग करे, वह भी बिना हमें बताए। तूने तो पूरे कुल की मर्यादा मटिया मेट कर दी रे। मटिया मेट? तो आप मेरा जीवन कर रहे हैं पिताजी। मुझे ऐसे बंदी की भांति रखकर क्या अर्थ रह जाएगा इस सुंदरता का, यदि मैं जीवन भर उसी कोठरी में पड़ी रही। आपने कभी सोचा है कि मुझे कैसा लगता होगा? अपने अहंकार और इच्छाओं के पर्दे से आपको कभी आपकी पुत्री दिखी? रूपसेना ने चिल्लाकर कहा। चुप! शांतिवर्धन ने उसे एक थप्पड़ मारा। रूपसेना की आंखों से आंसू बहने लगे। बस कीजिए आप, महारानी अपनी पुत्री को सीने से लगाते हुए बोली। कितना अत्याचार और करेंगे आप अपनी बच्ची पर? आप हट छोड़ दीजिए। तुम हट जाओ रानी, इस उद्दंड को आज पाठ पढ़ाना ही होगा। शांतिवर्धन रूपसेना के निकट आए। बता कौन है वह जो तेरे साथ रहा? रूपसेना ने एक पल में अपना कंठ खंगारा। वह मालवा का राजकुमार इंद्रजीत है पिताजी। मालवा का राजकुमार? हाँ। वह यहां कैसे आया? आप वह सब छोड़िए। मालवा का राजवंश अत्यंत कुलीन है। अब तो राजकुमार भी इसके साथ रह लिया है। दोनों का तुरंत विवाह कर दीजिए। अधिक दूर तो नहीं गया होगा। शांतिवर्धन बोले। उसे राजमहल भी लाया जाएगा, किंतु विवाह नहीं, मृत्यु दंड के लिए। हम उस राजकुमार को जीवित नहीं छोड़ेंगे। हमने सेना को आदेश दे दिया है, प्रत्येक घर की खोजबीन की जाए। ऐसा मत कीजिए पिताजी। क्या तू उससे प्रेम करती है? शांतिवर्धन ने क्रुद्ध स्वर में बोला। नहीं, रूपसेना बोली। फिर क्यों रो रही है? उसका विवाह अब मृत्यु के साथ ही होगा। सेनापति, खोज प्रारंभ की जाए। वे रूपसेना की ओर मुड़े। सैनिकों, जब तक वह राजकुमार नहीं मिले, राजकुमारी रूपसेना को कारागृह में रखो। सैनिक रूपसेना को पकड़कर ले जाने लगे। महारानी सुशीला ने अनेक विनती की, किंतु शांतिवर्धन उसकी बातें अनसुनी करते हुए पैर पटक कर वहां से चले गए। सैनिकों ने पूरे शहर में खोजबीन चालू कर दी। वे एक एक घर जाकर इंद्रजीत को ढूंढने लगे। कुछ सैनिकों ने कुम्हार के घर पर भी थपकी दी। कुम्हार ने द्वार खोला। कहो भाई, हमें आपके घर में खोज करनी है। अब मेरा घर कोई गुफा तो है नहीं जो तुम यहां खजाने की खोज करोगे। ज्यादा मत बोल बुढ़े। हमें महाराज ने आदेश दिया है कि हर घर को देखो। राजमहल से एक युवक भागकर कहीं छिप गया है। देखो, मेरे घर में 6 लोग हैं। मैं और मेरी पत्नी, मेरी 2 बेटियां और मेरे 2 दामाद। इनके अलावा 7वां व्यक्ति मिल जाए तो बता देना। सैनिकों ने तीनों कक्ष देख लिए। कुम्हार की बात सही निकली। घर में केवल 6 लोग ही थे। हम कैसे मान ले कि वे 2 पुरुष तुम्हारे दामाद ही हैं? कल तो कोई तुझसे पूछे कि तू अपनी पत्नी का पति है तो तू क्या कहेगा? कुम्हार ने बनावटी क्रोध के साथ कहा। मेरी पत्नी मेरी ही होगी, वैसे ही मेरे दामाद मेरे ही होंगे। हम कैसे मान लें? जब भगवान अकल बांट रहा था तब भी तूने यही बोला होगा कि हम कैसे मान लें। अबे गधे, मैं कैसे मान लूं कि तू अपने बाप का बेटा है? अब दिमाग मत खा और हवा आने दे। कुम्हार ने उसे डपटा। सैनिक वहां से चले गए। कुम्हार ने निश्चिंतता की सांस ली। सैनिकों को कोई संदेह नहीं हुआ। वह अपने आप हंसा। वह अपने आप पर हंसा। तो बड़ा अच्छा अभिनेता बन सकता है यार। सुबह हुई, इंद्रजीत उठ गया था। अब उसके शरीर में थकान नहीं थी। वह बाहर आया।
कुम्हार अपनी खाट पर बैठा हुआ था। अच्छे नींद आ गई दामाद जी? जी ससुर जी। चलो अच्छा है। इंद्रजीत उसके पास बैठ गया। इस नगर में कब से हो? जी सप्ताह भर से। एक बार बाबा तपस्या से आ जाएं तो तुम्हें उनसे मिलवाएंगे। इंद्रजीत चौंका। क्या यह वही बाबा है जिनके बारे में पल्लविता ने कहा था? ससुर जी। हाँ दामाद जी। पल्लविता कल मुझे एक बाबा के बारे में बता रही थी। कुम्हार इंद्रजीत की बात ताड़ गया। हाँ, ये वही बाबा हैं। बड़े तपस्वी हैं। महीनों तक तपस्या करते रहते हैं। इनसे मिल सकते हैं? हाँ, वे नगर के बाहर रुके हुए हैं। एक सप्ताह बाद हम उनके पास जाएंगे। इंद्रजीत ने सोच लिया था वह उन बाबा से अवश्य मिलेगा। उसे किसी रहस्य का आभास होने लगा था। उधर शांतिवर्धन का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने सेनापति को पद से च्युत कर दिया था और नए सेनापति को कड़े आदेश दिए कि किसी भी हाल में वह राजकुमार मिलना चाहिए, अन्यथा वह भी बोरा बिस्तर बांधने को तैयार रहे। रोप सेना अभी भी कारावास में ही थी। महारानी सुशीला का रोते रोते बुरा हाल था। मेरी बात मान लीजिए, अभी भी समय है। रूपा का विवाह मालवा के राजकुमार से करके हमारी बिटिया के जीवन को बचा लीजिए। उस राजकुमार को मारने से न आपको कुछ प्राप्त होगा न रूपा को। रूपा ने स्वयं कहा है कि वह उससे प्रेम नहीं करती। तो क्या हुआ, दोनों एक साथ तो रहे हैं। अब विवाह के अलावा क्या उपाय रह गया है आपके पास? यदि यह बात फैल गई तो हमारे वंश की कीर्ति का सर्वनाश हो जाएगा। यह बात याद रखिएगा महाराज। कुल की कीर्ति का सर्वनाश तो तुम्हारी लाडली ने किया है। तो क्या करती है बेचारी? सुशीला दोबारा रोने लगी। बचपन से आपने उसे किसी से मिलने नहीं दिया। उसे एक मित्र की आवश्यकता थी और यही वह होता है आकर्षण का। तो क्या गलत किया उसने? अब एक शब्द और मत कहना सुशीला, शांतिवर्धन चिल्लाए। कहूंगी, दोबारा कहूंगी, आपकी झूठी शान और अहंकार ने रूपा का जीवन बर्बाद कर दिया है। जिससे पहले शांतिवर्धन कुछ बोल पाते, द्वारपाल भीतर आया। महाराज, हमारी बात में हस्तक्षेप का दुस्साहस कैसे किया? क्षमा महाराज, किंतु एक अत्यंत आवश्यक समाचार है। क्या वह राजकुमार मिल गया? नहीं महाराज। तो राज्य की सीमा के बाहर एक विशाल सेना दिखी है। वह विजयपुरम की तरफ ही आ रही है। शांतिवर्धन चौंक उठे। कहीं वह सेना मालवा की तो नहीं? यह पता नहीं महाराज। तुरंत सेनापति को बुलाओ। सभी अमात्यों और मंत्रियों को भी बुलाओ। शांतिवर्धन अपने आसन से खड़े हो गए। शीघ्र करो, जाओ यहां से। यह मूर्खा कितने संकटों में डालेगी। उन्होंने संक्रोध महारानी की ओर देखा और चले गए। महारानी अब भी रो ही रही थी। रूप सेना कारागार में बंद पड़ी इंद्रजीत को ही याद कर रही थी। वह 7 दिन कितने सुहाने थे, कितने स्वर्णिम। उनकी स्मृति से ही उसके चित्त में सिहरन दौड़ जाती थी, किंतु वह कुछ नहीं कर सकती थी। पता नहीं इंद्रजीत कहाँ होगा। क्या सैनिकों ने उसे पकड़ लिया होगा? कहीं वह केवल स्मृति में ही तो शेष नहीं रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा हुआ तो वह आत्महत्या कर लेगी। उसने 2 प्रहरियों को बात करते सुना। राज्य पर आक्रमण हुआ है। हाँ, सुनने में तो आया है मालवा की सेना है। वह क्यों आक्रमण करने आए हैं? उनका राजकुमार अपने नगर में ही कहीं छिपा हुआ है। पूरी सेना उसको खोज रही है। महाराज ने उसके लिए मृत्यु दंड घोषित कर दिया है। रोप सेना को विश्वास नहीं हुआ। अर्थात मालवा की सेना अपने राजकुमार को बचाने के लिए आ ही गई।
अब इंद्रजीत सुरक्षित यहां से निकल जाएगा, लेकिन वह क्या करेगी? उसका दिमाग यहां से भागने के उपाय खोजने लगा। सुनो, उसने पहरे को आवाज लगाई। जी राजकुमारी, क्या राज्य पर वास्तव में आक्रमण हुआ है? जी, पिताश्री कहाँ होंगे? हमें नहीं मालूम राजकुमारी। क्या तुम उन तक मेरा संदेश ले जा सकते हो कि मैं उनसे मिलना चाहती हूं? प्रहरियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। महाराज का आदेश है कि आपको किसी को भी संदेश भेजने की अनुमति नहीं है। वे कुछ दिनों बाद स्वयं आपसे मिलेंगे। रोप सेना सिर झुकाकर बैठी रही। महेंद्र सिंह सेना का संचालन कर रहे थे। उनके पास 40 सहस्त्र पदाति, 20 सहस्त्र अश्वारोही व 1 सहस्त्र रथ थे। साथ ही 500 हाथियों की सेना भी सम्मिलित थी। शांतिवर्धन के प्रधानमंत्री दूत बनकर उनके शिविर में आए। जैसे ही महेंद्र सिंह को पता चला कि वे उनसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने उन्हें तुरंत भीतर बुला लिया। महाराज महेंद्र सिंह को मेरा प्रणाम। स्वागत है प्रधानमंत्री जी, आसन ग्रहण करें। प्रधानमंत्री बैठे। कहिए प्रधानमंत्री जी, क्या संदेश भेजा है महाराज शांतिवर्धन ने? महाराज, हमारे महाराज की यही कामना है कि व्यथा, युद्ध व रक्तपात ना हो, अतः उन्होंने कहा है कि आप आक्रमण ना करें। हमारे राजकुमार आपके नगर में हैं प्रधानमंत्री जी। यह जानने के पश्चात भी हम आपसे शांति की बात कैसे कर सकते हैं? इससे यह प्रमाणित कैसे होता है महाराज कि हमने उन्हें कोई हानि पहुंचाई है? प्रधानमंत्री अत्यंत विनम्र स्वर में बोले। मान लिया कि आपने उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई, तो फिर कहां है इंद्रजीत? हमारे सैनिक उन्हें खोज रहे हैं। वह आपके नगर में कहीं छुपा हुआ है। जी महाराज, आपने उनके लिए मृत्यु दंड घोषित कर दिया और वह आपके नगर में अपने प्राणों की रक्षा के लिए कहीं छिपा हुआ है। इसका क्या अर्थ लिया जाए प्रधानमंत्री जी? आपको समस्त वृत्तांत नहीं ज्ञात है महाराज, प्रधानमंत्री जी ने कहा। क्या है वृत्तांत? प्रधानमंत्री ने सारी बात कह सुनाई। इसमें राजकुमारी का कोई दोष नहीं है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि आप इंद्रजीत को बंदी बना लें। जो हो गया उस पर हमें कोई क्रोध नहीं। हमें हमारा पुत्र सकुशल चाहिए। राजकुमार से अपराध तो हुआ है महाराज। उन्होंने हमारी राजकुमारी के महल में प्रवेश कर उनके साथ सहवास किया है। महाराज शांतिवर्धन का मानना है कि भूल स्पष्टता उनकी है। जितना आपने बताया है उसके अनुसार तो भूल रूप सेना की भी है। अब यह तो इंद्रजीत ही बता सकेगा कि वह तोता कैसे बना। जब तक इंद्रजीत नहीं मिलता, हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर सकते। किंतु वे अभी तक मिले नहीं महाराज। उन्हें शीघ्र खोजो और सकुशल हमारे पास ले आए, अन्यथा हमें भय है कि यह समस्या युद्ध में परिवर्तित ना हो जाए। हमारी भी यही आशा है महाराज। प्रधानमंत्री ने प्रस्थान किया। यह वार्ता स्पष्टतः विफल रही थी। शांतिवर्धन ने प्रधानमंत्री की बात सुनी। महेंद्र सिंह पीछे नहीं हटेंगे। लगता तो यही है महाराज। तो फिर हम भी युद्ध करेंगे। सेनापति को कहिए कि सेना तैयार करें। किंतु महाराज, किंतु क्या प्रधानमंत्री जी? हमारी सेना अभी तैयार नहीं है। बहुत से सैनिक नगर के बाहर से बुलवाने पड़ेंगे, जो इस समय संभव नहीं है। यदि युद्ध हुआ भी तो इसमें अपनी सेना की भारी हानि होगी। कहना क्या चाहते हैं आप? महाराज, यदि बातचीत से ही कोई मार्ग निकल सके तो श्रेयकर होगा। तो हम उस इंद्रजीत को छोड़ दें जिसके कारण हमारे वंश की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई है। महाराज, एक इंद्रजीत के पीछे आप अपने हजारों सैनिकों को क्यों बलि चढ़ाते हैं? यदि हम युद्ध जीत भी गए तो राज्य इस युद्ध के कारण बर्बादी के रास्ते पर चला जाएगा।
आप अपनी प्रजा का अहित नहीं कर सकते। शांतिवर्धन ने कुछ नहीं कहा। किंचित सोचिए महाराज, राज्य का अहित आप भी नहीं करना चाहेंगे। आप उचित कहते हैं प्रधानमंत्री जी, किंतु हम उसको ऐसे नहीं जाने दे सकते। उसने हमारी मर्यादा को कलंकित किया है। यह बात केवल आपको और हमें पता है महाराज, शेष राज्य को इसके बारे में कानो कान खबर तक नहीं है। सोच कर देखिए स्वामी, राज्य का हित आपके प्रतिशोध से बड़ा है। वृद्ध प्रधानमंत्री अपने शांत स्वर में बोले। शांतिवर्धन कुछ समझ नहीं पा रहे थे। प्रधानमंत्री की बात बिल्कुल सही थी। युद्ध का अर्थ था कि समस्त राज्य को इसका मूल्य चुकाना पड़ता, लेकिन वे अपने क्रोध को भी संयत करने में अक्षम थे। राजकुमार इंद्रजीत ने जो किया है उसके लिए उसे दंड मिलना ही चाहिए। तभी एक प्रहरी भीतर आया। महाराज की जय हो। कहो प्रहरी। महाराज, सम्राट विक्रमादित्य का दूत आपके दर्शन का प्रार्थी है। शांतिवर्धन के मस्तक में सम्राट विक्रमादित्य आ गए। वे उनसे सहायता ले सकते हैं। उन्हें पता चल गया है कि उनके राज्य पर आक्रमण हुआ है। शायद वे कोई मार्ग निकाल सकें। उसे भीतर भेजो। जो आज्ञा महाराज। दूत ने प्रवेश किया। विजयपुरम के महाराज को सम्राट विक्रमादित्य के दूत का प्रणाम। स्वागत है दूत। सम्राट ने क्या संदेश दिया है? महाराज, सम्राट को आपके व मालवा के बीच की तनावपूर्ण स्थितियों का ज्ञान है तथा वे इसके लिए चिंतित हैं। उन्होंने इसी के लिए आपके हेतु एक पत्र भी प्रेषित किया है। पत्र का वाचन करो। दूत ने पत्र का वाचन आरंभ किया। आदरणीय महाराज शांतिवर्धन, सादर प्रणाम। हमें मालवा नरेश महेंद्र सिंह व आपके मध्य के तनाव के विषय में ज्ञात हुआ तथा यह जानकर दुख हुआ। आप दोनों ही न्यायप्रिय व विवेकी राजा हैं, अतः उचित यही होगा कि आप शांति पूर्वक हल निकाल लें। हमने महाराज महेंद्र सिंह को भी पत्र लिखा है। सहायता के लिए आपका यह मित्र सदैव आपके साथ रहेगा। सम्राट विक्रमादित्य। शांतिवर्धन 2 क्षणों तक कुछ सोचते रहे। दूत, अपने महाराज से कहना कि हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है, अतः वे तुरंत विजयपुरम आए। हम उनके हृदय आभारी रहेंगे। जो आज्ञा महाराज। दूत चला गया। शांतिवर्धन बैठे बैठे विचार करते रहे। इंद्रजीत सारे समाचार सुन रहा था। उसका भय व चिंता कम होते जा रहे थे। यदि वह किसी तरह पिताश्री के पास पहुंच सके तो फिर उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु उसे अकेले को थोड़े ही जाना है। अब उसके साथ उसकी पत्नी भी है। पल्लविता को यहां नहीं छोड़ सकता। वह कुम्हार को भी उसे अपने बारे में बताना ही होगा। भले ही मालवा की सेना आ गई हो, परंतु उसे सावधान रहना ही होगा। नगर में अभी भी सैनिक उसकी खोज कर रहे हैं। कहीं वह उनकी पकड़ में आ गया तो फिर उसका बच पाना मुश्किल होगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा। पीछे पल्लविता थी। क्या सोच रहे थे आप? पल्लविता उसके पास बैठते हुए बोली। कुछ नहीं, इंद्रजीत ने बात छिपाते हुए कहा। आपने सुना? मालवा के राजा ने एक और संदेश भेजा है महाराज को। इंद्रजीत के कान खड़े हो गए। पिताश्री ने क्या संदेश भेजा है महाराज शांतिवर्धन को? सम्राट विक्रमादित्य आने वाले हैं, यह तो उन्हें पता है, किंतु यह संदेश क्यों? उसे पल्लविता ही बता सकती है इस बारे में। नहीं, तुम्हें पता है? महाराज महेंद्र सिंह ने कहा है कि 3 दिन के भीतर युवराज इंद्रजीत उन्हें मिल जाना चाहिए, अन्यथा सम्राट विक्रमादित्य भी उन्हें युद्ध से नहीं रोक सकेंगे। इंद्रजीत के लिए यह कोई छोटा समाचार नहीं था। मित्रों, कथा का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी कथाएं सुनिए और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कथा अगला भाग आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। दोस्तों,
आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।